द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलंकारों पर। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकारों पर चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि अलंकार लगभग सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्कूली और कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। बात करें अलंकारों की संख्या को लेकर के तो विद्वानों में मतभेद है। किसी ने 108 अलंकार माने हैं तो किसी ने 124 माने हैं, ठीक है, किसी ने 35 भी माने हैं। तो हम यहाँ पर उन अलंकारों की चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और जो पूछे जाते हैं और जो पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अलंकारों का वर्गीकरण करेंगे। अलंकारों के वर्गीकरण में आप देखेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार। तो फिलहाल हम यहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि आप जानते हैं, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, वर्ण आप जानते ही हैं, ठीक है। हिंदी के अल्फ़ाबेट्स को वर्ण कहा जाता है। तो वर्णों की आवृत्ति जहाँ होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे चा, फिर यहाँ पर चा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ चंचल में चा, ठीक है, और उसके बाद भी चा है। तो इस तरह यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। आवृत्ति अर्थात बार बार चा वर्ण आ रहा है, ठीक है। आवृत्ति का मतलब दोहराव होता है या बार बार आना होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तरनी तनुजा, फिर तट में ता, फिर तमाल, ठीक है, फिर तरुवर में ता, ठीक है। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसके बाद हम अनुप्रास के भेद भी देखेंगे कि आखिर अनुप्रास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा भी गया है, इसलिए आपको इसे पढ़ना आवश्यक है। तो अनुप्रास के भेदों में सबसे पहले है छेकानुप्रास, ठीक है। उसके बाद दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, फिर उसके बाद है लाटानुप्रास, फिर है श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बारी बारी से इनको देखते हैं और इनके उदाहरण भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छेकानुप्रास, ठीक है, जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए, ठीक है। बहुत संक्षेप में यहाँ पर ट्रिकी अप्रोच से, ट्रिकी मेथड से आपको बताया है। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए, बस याद रखिएगा 2 ही बार आए, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होगा, ठीक है, छेकानुप्रास। उदाहरण से देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर का और यहाँ पर का, ठीक है। करुणा में का और कलित में का, यहाँ पर केवल 2 बार का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार हो जाता है। एक उदाहरण आप और देखें। वचन विनीत मधुर रघुवर के, ठीक है, ताकि आप अधिक कंसेप्ट क्लियर कर सकें। अधिक एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर वचन में वाह है और विनीत में भी वाह है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस उदाहरण में आपने देखा वाह 2 बार आया है, ठीक है। इसके बाद एक उदाहरण और ले लेते हैं। प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, ठीक है। तो प्रिया में पा और प्राण में पा, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस उदाहरण में पा 2 बार आया है। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा उदाहरण हो गया? छेकानुप्रास, ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार। इसके बाद अगला देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास में क्या होगा? एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार होगी। वर्ण एक होगा या एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जो है वो कई बार होगी, ठीक है। या तो एक वर्ण कई बार आया हो या एक से अधिक वर्ण हो, वो भी कई बार आए हों, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। इसको आसान भाषा में समझना हो तो वृत्त्यानु में वृत्त शुरू में आ रहा है, तो वृत्त जब हम बना देते हैं, ठीक है, और वृत्त में जब हम चलते हैं तो क्या होता है, कई बार राउंड लगते हैं, ठीक है, कई बार उसमें दोहराव हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उदाहरण लेते हैं।
उदाहरण में यहाँ पर आप देखेंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ऊपर आप अनुप्रास अलंकार में भी ये उदाहरण देख चुके हैं और वृत्त्यानुप्रास में भी ये उदाहरण आएगा। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद अगला देखते हैं लाटानुप्रास। ठीक है, तो लाट का मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, शेयर मार्केट में भी आपने ये शब्द सुना होगा कि एक लाट में शेयर खरीदना। ठीक है, तो लाट का मतलब जो होता है वो समूह होता है। ठीक है, समूह, इंग्लिश में इसे ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो एक शब्द, ठीक है, या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो। ठीक है, एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, लेकिन उसका अर्थ में भेद हो, अर्थ में अंतर हो। ठीक है, मान लीजिए एक पंक्ति ऊपर दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद पुनः एक पंक्ति है। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति में अर्थ कुछ अन्य है। ठीक है, सेम दूसरी पंक्ति भी है पहली पंक्ति की तरह, लेकिन पहली पंक्ति में जो अर्थ है दूसरी पंक्ति में भिन्न अर्थ है। ठीक है, अर्थ में भेद है दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति की अपेक्षा। उदाहरण से समझते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय। ठीक है, पूत कपूत तो का धन संचय। आप देखेंगे यहाँ पर लाट का मतलब आप समझ लीजिए। लाट देखिए, लाट का मतलब ऊपर आपको बताया था समूह, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शब्द हैं समूह के रूप में आ रहे हैं। इसमें भी पूत है, इसमें भी है, इसमें भी तो है, इसमें भी है, इसमें भी का है। ठीक है, धन दोनों में है, संचय दोनों में है। ठीक है, शब्द यहाँ पे समूह के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं लाटानुप्रास। ठीक है, अब इसका का एक शब्द जो है यहाँ पे सपूत और कपूत थोड़ा सा ये भिन्नता है। ठीक है, बाकी प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति दोनों में समानता है। ठीक है, अर्थ में भिन्न है। पूत सपूत तो का धन संचय, यदि पुत्र सपूत हो, लायक पुत्र हो, तो धन के संचय की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो योग्य होगा तो धन कमा लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, और यदि पुत्र नालायक होगा तो धन संचय करने की, बैंक बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो धन को नष्ट कर देगा, उसको इधर उधर बेकार की चीज़ों में खर्च कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लाटानुप्रास है। इसके बाद हम अगला देखते हैं अंत्यानुप्रास। ठीक है, अंत्यानुप्रास आप देख रहे हैं शुरू में अंत लिखा हुआ है। ठीक है, अंत, अंत्यानु, तो अंत में क्या होगा, तुकबंदी होगी। ठीक है, तुकबंदी के शब्द आप जानते हैं, फिल्मी गानों में आपने देखा होगा। ठीक है, शेरो शायरी में भी देखा होगा, अंत में तुकबंदी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास में अंत में तुकबंदी के शब्द मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास हो जाएगा। बस इतना आप याद रखिएगा, अंत में तुकबंदी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो मेरे, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। तो आप देखेंगे मनोहर सहचर तुकबंदी है, इसके अंत में भी हर है, इसके अंत में चर है, हर चर। ठीक है, डर, इस तरह से तुकबंदी होती है। एक उदाहरण आप और ले लें, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आग, नाग, भाग, इस तरह से तुकबंदी है अंत में, तो इस तरह से यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, इस तरह से फिल्मी गाने भी बहुत सारे हैं जिनमें अंत में तुकबंदी होती है। एक दो गीत जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं, अगला अलंकार लेते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार तो लगभग सभी अभ्यर्थी और सभी छात्र जानते ही हैं। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा। ठीक है, कम से कम 2 बार तो वो आएगा ही, ये बात याद रखिएगा। 2 बार शब्द अवश्य आएगा और दोनों बार उसके अर्थ जो हैं अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होंगे, शब्द एक ही होगा, 2 बार आएगा। ठीक है, ठीक है, एक शब्द होगा, 2 बार आएगा और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होंगे। उदाहरण से समझ लेते हैं, और उदाहरण आप जानते ही होंगे, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट से ही आप इसे पढ़ते और सुनते आ रहे होंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादक था अधिक आए, वहाँ खाए बोराए नर या पाए बोराए। तो आप देखेंगे शब्द एक ही है कनक, ठीक है, लेकिन 2 बार आया है। ठीक है, एक कनक का अर्थ यहाँ पर क्या है, स्वर्ण है। ठीक है, स्वर्ण अर्थात सोना, गोल्ड। ठीक है, और दूसरे कनक का मतलब यहाँ पे क्या है, धतूरा है। ठीक है, धतूरा। तो
यदि कनक को स्वर्ण किसी को मिल जाए तो वो क्या होगा, बहुत अत्यधिक मात्रा में किसी को गोल्ड मिल जाए, स्वर्ण मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मादकता आदि का है, ठीक है। और वह खाए बोराए नर, यदि कोई बहुत अत्यधिक मात्रा में धतूरा खा ले तो वो भी पागल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द कनक है, उसके एक से अधिक अर्थ हैं। इसके बाद एक उदाहरण दूसरा लेते हैं, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। तारे गिने जात हैं ना तारे गिने जात हैं, ठीक है। ये सृष्टि के मालिक गुरु नानक देव जी को समर्पित ये पंक्तियां हैं। तारे गिने जात हैं ना तारे गिने जात हैं। यहाँ पर तारे शब्द एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक तारे का मतलब यहाँ पर स्टार है, जो आप तारे जानते ही हैं। दूसरा है उद्धार, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तारे तो गिने जा सकते हैं, आसमान के तारे वैज्ञानिक गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ना तारे गिने जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कितने लोगों का उद्धार किया है, उनकी गिनती संभव नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा उदाहरण है और छोटा सा है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा यमक से ये किस तरह से भिन्न है। यमक में शब्द दो होंगे, ठीक है, एक से अधिक बार होगा और दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। यहाँ पर शब्द एक ही होगा, ठीक है, एक शब्द होगा, ठीक है, एक बार ही प्रयुक्त होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। आपने ये दोहा रहीम कवि का सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर रहीम कवि कह रहे हैं कि रहीमन, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि पानी शब्द जो है एक ही है, 3 बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। एक पानी का अर्थ तो आप जानते हैं जल होता है, ठीक है, और एक पानी का अर्थ आप जानते हैं लज्जा होता है, ठीक है, और एक पानी का अर्थ इज्जत भी होता है, ठीक है। तो आप परिभाषा में क्या देख रहे हैं कि शब्द एक हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो शब्द एक ही है पानी, उसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न हैं। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पट शब्द आया है इसके भी 2 अर्थ हैं। शब्द तो एक ही है, एक ही शब्द आएगा लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होंगे। तो यहाँ पट के 2 अर्थ हैं। एक पट का मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है, जिसे किवाड़ भी कहा जाता है, ठीक है, और एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है। पट वस्त्र का पर्यायवाची भी है, वस्त्र, पट, चीर, वसन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ठीक है। दोनों उदाहरण को याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये दूसरा उदाहरण पूछा भी गया है। इसके बाद अगला अलंकार देखते हैं, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा का मतलब तुलना से होता है, उपमा करना, जहाँ एक वस्तु की या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा, तुलना, एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना होगी, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं और उपमा के भेद भी देखेंगे, ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो आप यहाँ देखेंगे फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची की तुलना किससे की जा रही है, फूल से की जा रही है, ठीक है। हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। उपमा के भेदों को देखते हैं, ठीक है। उपमा के भेदों को भी देखेंगे, साथ में उपमा के अंग देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद उपमा के भेदों को भी देखेंगे, कितने प्रकार के उपमा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उपमा के अंगों में हम देखेंगे उपमेय। अक्सर अभ्यर्थी छात्र छात्राएं उपमेय और उपमान में कंफ्यूज रहते हैं, उपमेय क्या है, उपमान क्या होता है, समझ नहीं आता है। खास करके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्रों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है उपमेय उपमान क्या होता है। तो आज आपको समझ आ जाएगी यदि नहीं पता है। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, इसको प्रथम नंबर पर रखा जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी है, उपमेय प्राइमरी होता है और उपमान सेकेंडरी होता है, ठीक है। क्योंकि उपमेय की तुलना की जाती है, किससे की जाती है, जिससे की जाती है उसको उपमान कहा जाता है।
ठीक है। तो उपमान को हम सेकेंडरी रखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से समझ लेंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, ठीक है। मान लीजिए अभी आपने ऊपर उदाहरण देखा, फूल सी बच्ची, तो बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से की जा रही थी, ठीक है। तो बच्ची की तुलना की जा रही है, बच्ची क्या है? उपमेय है। और किससे की जा रही है? फूल से की जा रही, तो फूल क्या है? उपमान है, ठीक है। इसके बाद उपमा का तीसरा जो अंग होता है वो है समानतावाचक शब्द, ठीक है। उपमा अलंकार को पहचानने के ये शब्द भी हैं, ठीक है। जिस उदाहरण में आपको ये शब्द मिलें वहाँ उपमा अलंकार होगा, ठीक है। जैसे सा, सी, ठीक है, सम, सरिस, जैसा, जिमी, तुल्य, के समान, इव, ठीक है। ऐसे शब्द यदि आपको मिलें तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो ये शब्द क्या हैं? ये समानतावाचक शब्द हैं और ये उपमा के अंगों में तीसरा अंग है, ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा है समान धर्म, यानी कि उपमेय और उपमान के बीच जो बात समान होगी उसे समान धर्म कहा जाता है। ये उपमा के 4 अंग होते हैं, ठीक है। इसे जानना आपको आवश्यक है, तभी आप आगे उपमा के भेदों को समझ पाएंगे। तो उपमा के भेदों में सबसे पहले है पूर्ण उपमा। पूछा जाता है, पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको जानना आवश्यक है। पूर्ण उपमा भी एक अलंकार है उपमा के अलंकारों में, जैसे आपने अनुप्रास में देखा। तो पूर्ण उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं। ऊपर आपने चारों अंग देखे, जिसमें चारों अंग हों वो पूर्ण उपमा है, यानी कि पूर्ण उपमा है। और जिसमें कोई एक अंग अनुपस्थित हो या लुप्त हो वहाँ पर होता है लुप्त उपमा। तो इसमें एक अंग नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एक अंग हो सकता है, कौन सा हो ये आवश्यक नहीं है, कोई भी एक मिस होगा। तो इसमें कुल 3 ही अंग होंगे। लुप्तोपमा हो गया। और मालोपमा में क्या होता है? यहाँ उपमा के लिए अनेक शब्द होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो वहाँ पे मालोपमा होता है, ठीक है। यहाँ उपमान की एक माला बन जाती है। उपमान क्या होता है? जिनसे तुलना की जाती है, तो उपमान की माला, ठीक है, एक माला सी बन जाती है, इसीलिए इसको मालोपमा कहा जाता है। उपमान की माला यानी कि मालोपमा। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले उपमा के भेदों में पूर्ण उपमा, ऊपर आपको बताया जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हों, ठीक है। तो उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। उदाहरण से समझिएगा, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो नभ क्या है? तुलना किसकी हो रही है? नभ की, यानी कि आसमान की। तो जिसकी तुलना हो रही है उसे उपमेय कहा जाता है। और किससे हो रही है? शंख जैसे, शंख से हो रही है। तो शंख जिससे तुलना होती है उसे उपमान कहा जाता है, ठीक है। और नीला यहाँ पे क्या है? साधारण धर्म है। और जैसे ऊपर आपको बताया था वाचक शब्द होते हैं, ठीक है, जिससे आप पहचान सकते हैं अलंकार को। तो वो वाचक शब्द क्या है? जैसे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा? इसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हैं। उपमेय भी है, ठीक है, नीला साधारण धर्म भी है, उपमान भी है और वाचक भी है। तो जिसमें चारों अंग उपमा के मौजूद होंगे उसे क्या कहेंगे? पूर्ण उपमा, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं लुप्त उपमा, ठीक है। जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग का लोप हो, ठीक है। इसमें 3 ही अंग होंगे, कोई एक अंग का लोप होगा, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। और उदाहरण से समझ लीजिए कैसे। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये देख लीजिए उपमा के कौन कौन से अंग हैं। हाथी सा टीला, तो तुलना इसमें किसकी हो रही है? टीले की हो रही है, याद रखिएगा, हाथी की नहीं हो रही है। हाथी सा टीला, ठीक है। तो टीला जो है जिसकी तुलना हो रही है, टीला है, तो टीला उपमेय हो जाएगा। किससे तुलना हो रही है टीले की? हाथी से हो रही है, हाथी सा। तो हाथी से हो रही है तुलना, तो हाथी उपमान हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताया था वाचक शब्द जिनको देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, तो सा शब्द आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर उपमा के एक तो आपने सिंपली यदि पूछा जाए कौन सा अलंकार है तो उपमा अलंकार है। यदि आप और डीपली प्रश्न पूछता है कि इसमें पूर्ण उपमा है, माल उपमा है, ठीक है, या कोई 2 अन्य ऑप्शन दे देता है, तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा होगा अलंकार वो आप जान पाएंगे, ठीक है। तो उपमा, उपमेय और सा क्या है? वाचक है। तो यहाँ उपमा के अंग कितने हैं? 3 ही अंग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 अंग हों तो कौन सा अलंकार हो जाएगा?
एक एक का लोप है तो लुप्तोपमा, ठीक है, याद रखिएगा, लुप्तोपमा। इसके बाद एक बचता है मालोपमा, ठीक है, मालोपमा जिसमें उपमान की माला हो, ठीक है, बहुत सारे उपमान के शब्द हों, ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति की अनेक शब्दों से तुलना की जाए, ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अनेक शब्दों से की जाए, मालोपमा, ठीक है। कैसे, जान लीजिए उदाहरण से। पन्नग समूह में गरुड़ सदृश, तृण में विकराल कृशानु सदृश, राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सदृश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उपमेय, इसमें राणा है, ठीक है, तुलना किसकी की जा रही है, राणा प्रताप की, तो उपमेय है, लेकिन तुलना किससे की जा रही है, गरुड़ सदृश, गरुड़, कृशानु सदृश, भानु सदृश, किससे किससे की जा रही है, गरुड़ से, कृशानु से, भानु से, ठीक है। तो इस तरह से उपमान क्या है, एक से अधिक है यहाँ पर, ठीक है, तो एक माला सी बन जाती है उपमान की, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे तुलना की जा रही है वो एक से अधिक हैं, तो यहाँ पर मालोपमा हो जाएगा, ठीक है। और सदृश क्या है, वाचक शब्द है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मालोपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले अलंकार पर। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। ऊपर आप देख चुके हैं उपमेय और उपमान क्या है, समझ चुके होंगे। अब आप इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द याद रखिए, जैसे यदि आपको उदाहरण में, ठीक है, मानो, मानहूँ, जानहूँ, जानो, जनु, मन, मनो, जान, ये शब्द मिलें तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये पहचान है, ठीक है। अब उदाहरण से देख लीजिए। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मानो शब्द मिल गया आपको, ठीक है। बस इतने से ही आप समझ गए कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं रूपक अलंकार पर, ठीक है। तो रूपक में याद रखिए गुण की अत्यंत समानता, ठीक है, गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि गुणों की समानता होती है और अत्यंत समानता होती है, ठीक है। उदाहरण से समझिए, मन सागर मनसा लहर, बूढ़े बहे अनेक। तो यहाँ पर क्या है, मन सागर, मन सागर और मनसा लहर। यहाँ पे देखिएगा उपमेय और उपमान दोनों में कितनी समानता है। मन भी जो है वो काफ़ी गहरा होता है सागर के समान, और सागर तो गहरा होता ही है, तो दोनों में अत्यंत समानता है। इसी तरह से मनसा यानी कि आकांक्षा और लहरी, ठीक है, जैसे आकांक्षा या हमारी इच्छाएं जो हैं वो हिलोरो लेती रहती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं, और जैसे लहरें, ठीक है, सागर से टकराती रहती हैं, एक के बाद एक लहरें चलती रहती हैं, अंत नहीं होता है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता समीपता है, ठीक है, इसलिए उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। कहा कुछ जाए और श्रोता द्वारा समझा कुछ और जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। वक्रोक्ति का यदि संधि विच्छेद करें तो वक्र प्लस उक्ति होता है, एक ऐसी उक्ति जो वक्र है। वक्र का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, टेढ़ा या कुटिल भी होता है, ठीक है, यानी कि कहा कुछ जाए और श्रोता द्वारा समझ कुछ और लिया जाए तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से समझ लीजिए, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हैं तो कितहूँ बरसो। भगवान श्री कृष्ण जी राधा के द्वार पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो बिना दरवाज़ा खोले अंदर से राधा पूछती है, को तुम हो इत आए कहाँ, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, घनश्याम हैं तो कितहूँ बरसो। कामा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घनश्याम हैं, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि घनश्याम हैं। तो अंदर से राधा बोलती हैं, तो कितहूँ बरसो, कहीं और बरसो जाके।
राधा यहाँ पे क्या समझ रही है, घन श्याम है। घन का मतलब होता है बादल और श्याम का मतलब होता है काले। राधा यहाँ पर घन श्याम यानी कि काले बादल समझ रही है कि काले बादल आए हैं, तो भाई यहाँ क्या करने आए हो, कहीं और बरसो जा कर के। यहाँ पर एक तरह से राधा व्यंग कर रही है भगवान श्री कृष्ण पर, तो इसमें व्यंग भी छुपा होता है, ठीक है। तो ये है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है, बहुत ही प्यारा उदाहरण था। इसके बाद है अगला असंगति। असंगति का मतलब देखिएगा आ प्लस संगति, ठीक है। किसी शब्द के पहले जब आ लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पर आ प्लस संगति का मतलब है संगति नहीं, यहाँ पे संगति नहीं है। कैसी, किसकी संगति नहीं है, कारण और कार्य की, ठीक है। यहाँ पर कारण और कार्य की संगति नहीं होगी, ठीक है। जनरली कारण कार्य की संगति होती है, ठीक है। जहाँ कारण होगा वहाँ कार्य होगा, जहाँ कार्य होगा वहाँ कारण होगा। लेकिन इस असंगति अलंकार में कारण कहीं और होगा और उसका कार्य कहीं और होगा। उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे, ठीक है। असंगति आप समझ गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए सरसों का एक दाना है, ठीक है, इसके भीतर तेल भी है, ठीक है। यानी कि कारण क्या है, सरसों का दाना है और इसके भीतर तेल है, ठीक है, वो क्या है, कार्य है। तो कारण कार्य एक ही जगह पर है, लेकिन इस अलंकार में कारण कहीं और होगा और उसका कार्य कहीं और होगा। उदाहरण से समझते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, ठीक है। दृग ऊर्जत, दृग माने होता है आँखें, ठीक है, आँख का पर्यायवाची है ये, याद रखिएगा। ऊर्जत माने उलझते हैं, टूटत कुटुम, कुटुम यानी कि कुटुंब, ठीक है। और कुटुंब का मतलब आप क्या जानते हैं, परिवार होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जुरत चतुर चित्त प्रीति, चित्त माने हृदय में, ठीक है। परति गांठ दुर्जन ही ये, दई नहीं यह प्रीति। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दृग ऊर्जत, जब आँखें उलझती हैं, टूटत कुटुंब, परिवार क्या है, टूटते हैं, ठीक है। यहाँ टूट तो क्या रहा है, कुटुंब, यहाँ टूट रहा है कुटुंब, पर जुड़ क्या रहा है, चतुर चित्त प्रीति, चतुरों के हृदय में प्रीति जुड़ रही है। लेकिन गांठ कहाँ पड़ रही है, दुर्जन ही ये माने हृदय में, दुष्टों के दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। कारण आप देखेंगे, कारण, ठीक है, कार्य यहाँ पर हो रहा है कि दृग ऊर्जत, कार्य कहाँ हो रहा है, दृग ऊर्जत, और कारण कहाँ है, परति गांठ दुर्जन ही है, ठीक है। कारण कहीं और है और कार्य कहीं और है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, असंगति अलंकार होगा, ठीक है। असंगति होगी कारण कार्य की, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले अलंकार पर चलते हैं, विभावना अलंकार। वी प्लस भावना, ठीक है, वी प्लस भावना, ठीक है, यानी कि बिना भावना के, बिना कारण के, ठीक है, कार्य हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। बिना कारण के कार्य हो जाए तो विभावना अलंकार होगा। उदाहरण से समझ लीजिए, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म विधि नाना, ठीक है। तो बिनु पद चले, पद माने पैर, बिना पैर के चले, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बिना कारण के ही कार्य हो गया। सुने बिनु काना, काना माने यानी कि कान, कान के बिना सुनना, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, विरोधाभास अलंकार। इंग्लिश में इसे ऑक्सीमोरन कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे क्या होता है, दो विरोधी पदार्थों या वस्तुओं का संयोग एक साथ दिखाया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, अपोजिट होगा इसमें, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उदाहरण से समझ लेते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, श्याम रंग, ठीक है, श्याम अर्थात ब्लैक कलर, ठीक है, काला रंग, ठीक है। त्यों त्यों उज्ज्वल होए, उज्ज्वल यानी कि वाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक का अपोजिट क्या है, वाइट है, श्याम का उज्ज्वल है, ठीक है। अपोजिट मिल गया आपको, तो कौन सा हो गया, विरोधाभास अलंकार। एक उदाहरण और देख लीजिए, सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। तो आग देख रहे हैं यहाँ पे, आग और उसका विपरीत क्या है, जल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, इसमें आपको
विपरीतार्थक शब्द मिलेंगे, अपोजिट वर्ड मिलेंगे तो विरोधाभास अलंकार होगा। इसके बाद हम चलते हैं भ्रांतिमान पर। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं, इसमें भ्रांति होती है। ठीक है, भ्रम होता है। भ्रम क्यों होता है? समानता की वजह से। जो वस्तुएं समान होती हैं तो वहाँ पर भ्रांति हो जाती है। ठीक है, भ्रमवश किसी एक वस्तु को देख करके उसके जैसी, ठीक है, उसके सदृश किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है। ठीक है, यही होता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, उदाहरण से समझ लीजिए। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक वह कौन है। बहुत ही प्यारा उदाहरण है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, दाड़िम का मतलब होता है अनार। ठीक है, अनार। ठीक है, यहाँ पर नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ठीक है, नाक में जो मोती है वो अनार के दाने की सदृश चमक रहा है, देख कर उसको हुआ शुक मौन है। उसको देख करके शुक अर्थात तोता क्या समझता है कि इसके जो नाक पर, मतलब ये जो अनार जो मोती है नाक का, वो अनार के सदृश है, और वो भ्रमवश देखता है कि कोई अन्य शुक कौन बैठा है, अन्य तोता कौन सा है। ठीक है, भ्रम हो रहा है उसको। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण देख लेते हैं, संदेह अलंकार। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु को देख करके संदेह बना रहे, निश्चय ना हो। इसमें याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, भ्रांति में भ्रांति होती है समानता के कारण, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो संदेह बना रहेगा, यहाँ पर डाउट बना रहेगा, निश्चय ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ संदेह अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, पता ही नहीं है, संदेह है। सारी बीच नारी है, ठीक है, या नारी के बीच में सारी है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, यह काया है या शेष उसी की छाया, पता ही नहीं चल रहा है, संदेह है, काया है या शेष उसी की छाया है। काया और छाया में संदेह बना हुआ है। ठीक है, क्षण भर उनको कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो संदेह अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगले अलंकार पर चलते हैं, अतिशयोक्ति। अति प्लस अतिशय उक्ति। यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अतिशय प्लस उक्ति। ठीक है, अर्थात बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। ठीक है, बात तो संभव है। ठीक है, अतिशयोक्ति याद रखिएगा, यदि संभव हो उक्ति। ठीक है, कोई भी उक्ति यदि संभव हो, ठीक है, तो वहाँ पर उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। यदि संभव ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, अतियुक्ति, जिसे हम आगे देखेंगे। तो अतिशयोक्ति में क्या है, बात को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। इंग्लिश में इसे हाइपरबोल कहा जाता है। ठीक है, हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ उदाहरण देख लीजिए, बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भूह पर। ये कैसे संभव है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ठीक है, बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, अभी शरीर तक बाण पहुँचे ही नहीं, शत्रु पहले ही गिर गए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, तो साकेत नगरी यहाँ स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, जाती हुई दिखाई दे रही है, बात को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण, अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक, यहाँ पे उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाएगा। ठीक है, उपमेय को यानी कि जिसकी तुलना होती है उसको उपमान से श्रेष्ठ बताया जाएगा, और साथ ही साथ उसका कारण भी बताया जाएगा कि वो श्रेष्ठ क्यों है। ठीक है, याद रखिएगा, कारण भी बताया जाएगा। उदाहरण से समझ लीजिए, साधु ऊंचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। तो शैल माने क्या होता है, पर्वत होता है। ठीक है, सब माने समान। ठीक है, साधु ऊंचे पर्वत के समान होते हैं। ठीक है, किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होती है, सुकुमार होती है, कोमल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पर्वत हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है। ठीक है, तो साधु ऊंचे शैल सम, साधु पर्वत के समान ऊंचे होते हैं, तो उसका कारण भी बता दिया है। ठीक है, कि क्यों होते हैं, उनकी प्रकृति चूँकि कोमल होती है, इस वजह से पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं। ठीक है, तो यही आपने परिभाषा में देखा कि उपमेय को
उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया, कारण भी बता दिया गया। तो यहाँ पे जो उपमेय है वो साधु है, ठीक है। उपमेय क्या है? साधु है, ठीक है। तुलना किससे की जा रही है? शैल से, पर्वत से। तो पर्वत क्या है? उपमान है। और यहाँ पर श्रेष्ठ किसे बताया गया है? साधु को बताया गया, यानी कि उपमेय को बताया गया, ठीक है, उपमेय को। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार के उदाहरण हमारे साहित्य में काफ़ी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि संत प्रायः दृष्टांतों में बात कहते हैं, ठीक है। तो पहले कोई बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती बात दृष्टांतों में कही जाती है सामने वाले को समझाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण से समझ लीजिए, सठ सुधरें सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ यानी कि जो दुष्ट होते हैं, ठीक है, सुधरें, कैसे सुधरेंगे? सतसंगत पाई, संतों की संगत पाकर, ठीक है, सत्य संग की संगत पाकर। कैसे? पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे पारस के स्पर्श से कुधातु क्या हो जाती है? सुंदर हो जाती है, उज्जवल हो जाती है, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले वाली बात की दूसरी वाली बात से कोई साम्यता नहीं है, लेकिन दृष्टांतों में समझाया गया है, दूसरी बात का दृष्टांत दिया गया है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद है उल्लेख अलंकार। जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं उल्लेख, तो यहाँ पर किसी वस्तु का अनेक प्रकार से या अनेक रूपों में वर्णन किया गया होगा, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाता है कि उल्लेख कीजिए, तो आप बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण समझ लीजिए, तो रूप में, किरण में, सौंदर्य है सुमन में, ठीक है। तो यहाँ पर रूप, किरण और सुमन में एक ही वस्तु के रूप का वर्णन किया गया है, ठीक है, उल्लेख अलंकार। इसके बाद हम आगे देखते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, ठीक है, सामान्य का विशेष, विशेष का सामान्य से, तो वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ठीक है। रहीम कवि का बहुत प्यारा दोहा है, जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर कुसंगत का असर नहीं पड़ता है। जैसे चंदन विश्व व्यापत नहीं, चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उससे चंदन विषैला नहीं हो जाता है। तो विशेष बात का, सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किया गया है यहाँ पर, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अर्थांतर अन्यास अलंकार, ठीक है, याद रखिएगा। और इस दोहे को भी याद रखिएगा, अर्थांतर अन्यास का उदाहरण है ये। इसके बाद अगला है अतियुक्ति। अतियुक्ति का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? अति प्लस उक्ति, ठीक है। अत्यंत प्रशंसा के लिए मिथ्या कथनों का सहारा लेना। प्रायः है दरबारी कवि जो होते थे वो राजाओं को खुश करने के लिए मिथ्या कथनों का सहारा लेकर के अतियुक्ति का प्रयोग करते थे। अतियुक्तिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य की रचना करते थे, ठीक है। तो अतियुक्ति में क्या होगा? मिथ्या कथनों का सहारा लेना, ठीक है। अत्यंत प्रशंसा हेतु मिथ्या कथनों का सहारा, अति प्लस उक्ति, ठीक है, अतियुक्ति। तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है, यदि आपको ऊपर बता चुके हैं उक्ति संभव होगी तो अतिशयोक्ति, यदि संभव नहीं होगी तो अतियुक्ति। तो अतियुक्ति जो है वो असंभव होती है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण से समझ लीजिए, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाति महि दिग्गज डोले, ठीक है। सकोप का मतलब होता है क्रुद्ध होकर के, ठीक है। और लखन आप जानते हैं लक्ष्मण, ठीक है, भगवान राम के भाई, ठीक है। वचन जब बोले, डगमगाति महि, महि जो है ये धरती का पर्यायवाची है, याद रखिएगा इसे, पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। लखन सकोप वचन जब बोले, लक्ष्मण जब क्रुद्ध होकर के बोले, डगमगाति महि यानी कि पृथ्वी डगमगाने लगी और दिग्गज जो वहाँ पे खड़े थे वो डोलने लगे, कांपने लगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बात जो है असंभव है, ठीक है, और ठीक है, असंभव बात होगी, ऐसा संभव नहीं है कि पृथ्वी कांपने लगे, ठीक है। लखन के यानी कि लक्ष्मण के क्रुद्ध होकर बोलने से ही पृथ्वी कांपने लगे, ठीक है, डोलने लगे, ऐसा संभव नहीं है। तो उक्ति जो है असंभव हो तो क्या होगा?
उक्ति यदि संभव होगी तो अतियुक्ति। तो अतियुक्ति की खास बात है कि ये उक्ति जो है ये संभव नहीं होगी या असंभव होगी। ठीक है, संभव नहीं या असंभव, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अन्य प्लस उक्ति। ठीक है, अन्य प्लस उक्ति यानी कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन। अप्रस्तुत क्या होता है और प्रस्तुत क्या होता है, उदाहरण से देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हो वाल। यहाँ पे अली जो है, अली का तात्पर्य होता है भ्रमर या भौरा। ठीक है, यहाँ पर कवि ने, ठीक है, ये बिहारी कवि का दोहा है। ठीक है, तो कवि बिहारी ने भौरे को लक्ष्य बना करके, ठीक है, माध्यम किसको बनाया है, भ्रमर को। ठीक है, माध्यम बनाया है। और व्यंग किस पर कसा है, राजा जय सिंह पर। ठीक है, तो भ्रमर को माध्यम बनाया है, जिसको माध्यम बनाया जाए वो होता है अप्रस्तुत। ठीक है, और यहाँ राजा जय सिंह जो हैं वो क्या हैं, प्रस्तुत हैं। ठीक है, व्यंग किस पे कसा जा रहा है, राजा जय सिंह पर, तो वो प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कवि बिहारी जी ने भौरे को लक्ष्य बना करके महाराजा जय सिंह को उनकी यथार्थ स्थिति का बोध कराया है कि तुम राजा हो, तुम्हें जनता की भलाई देखनी है, लेकिन तुम अपनी छोटी रानी के प्रेम प्रसंग में फंस करके अपना राजकाज भूल बैठे हो, समाज को भूल बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं विशेषोक्ति। तो जहाँ विशेष उक्ति का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो विशेष प्लस उक्ति होगा। ठीक है, विशेष उक्ति यानी कि कारण होने पर भी कार्य ना होना। ठीक है, कारण है लेकिन कार्य फिर भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कारण कार से संबंधित आपने ऊपर भी अलंकार देखा। ठीक है, विशेष उक्ति में क्या है, कारण होने पर भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, पानी बीच मीन, मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हाँसी। ठीक है, हाँसी अर्थात हंसी। ठीक है, पानी बीच मीन, मीन का मतलब आप जानते हैं मछली होता है। ठीक है, पानी के भीतर मछली है, फिर भी क्या है, मछली प्यासी है। ये कैसे संभव है, यहाँ पे कारण कौन है, कारण है पानी। कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या कार्य, कि मछली की प्यास नहीं बुझ पा रही है। ठीक है, तो यहाँ कारण होते हुए भी कार्य का ना होना कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति। ठीक है, इसके बाद अंतिम अलंकार है मानवीकरण। ठीक है, इस इंग्लिश में इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, पर्सोनिफाइड करना चीज़ों को, यानी कि निर्जीव चीज़ों को, वस्तुओं को या फिर प्राकृतिक वस्तुओं को, पेड़ पौधे इत्यादि को सजीव मान करके वर्णन करना। ठीक है, मानवीकरण कहलाता है। ठीक है, काव्य में इसका भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण से समझते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेघों को क्या मान लिया गया, सजीव मान लिया गया है। ठीक है, जैसे व्यक्तियों की तरह पर्सोनिफाइड कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया, इसका मानवीकृत कर दिया गया। मेघ आए बड़े बंठन के, ठीक है, संवर के, तो अलंकार है मानवीकरण। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। ठीक है, यहाँ पे फूल हंसे, ठीक है, मानवीकरण कर दिया गया है, कलियाँ मुस्काई। ठीक है, इसी तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए, वसुंधरा बिखेर देती है मोती सबके सोने पर। ठीक है, वसुंधरा अर्थात धरती। ठीक है, बिखेर देती है मोती, हाथ होंगे तभी तो बिखेरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मानवीकृत किया गया है उसको। ठीक है, रवि बटोर लेता है, हाथ होंगे तभी तो बटोरेगा, बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। तो इस तरह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो ये थे अलंकार, उससे संबंधित ट्रिक्स भी आपने देखा, बहुत सारे उदाहरण भी देखे। उम्मीद करता हूँ आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई संदेह हो, कोई भ्रम हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।